कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो दलित समाज से आते हैं वो कांग्रेस में अपनी आस्था क्यों दिखाते? एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो दलित समाज से आते हैं, जो वंचित समाज से आते हैं, तो वो हमारी पार्टी में आस्था क्यों दिखाते? सवाल यही है ना, रतनलाल आज कांग्रेस में आ गए, लेकिन रतनलाल वर्गीकरण का तो विरोध कर रहे हैं वो लगातार, और कांग्रेस वर्गीकरण के समर्थन में है। देखिए ऐसा है, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिसपे बीजेपी और आरएसएस अपनी एक झूठी मोनोपोली चला रही है, एक झूठा वर्गीकरण का डॉक्टर रतनलाल विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, तो कैसे बात बनेगी? और विरोध होना भी चाहिए, और ये सब पॉसिबल कांग्रेस के अंदर ही है। कांग्रेस के अंदर एक आंतरिक संविधान है, एक आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ लोगों को आज़ादी है। जैसे मैं यहाँ पार्टी के अंदर अपनी बात रख सकता हूँ, मुझे लगता है जैसे मध्य प्रदेश की बात करो, वहाँ टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था, तो मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखा और असहमति जाहिर करी। इसी टाइप से हरियाणा में जो वहाँ भी जब हरियाणा चुनाव हुआ था और वहाँ भी जो पिछड़ों को जिस अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी थी वो नहीं मिली, तो मैंने उस बात को पार्टी प्लेटफॉर्म में रखा। तो कांग्रेस में एक खूबसूरती ये है कि यहाँ का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है कि लोग अपनी बात को रख के और उस बात पे आगे चर्चा भी करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ बीजेपी में संभव नहीं है। कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत जी हैं, जैसे अभी हमारे एससी डिपार्टमेंट में जो चेयरमैन बने हैं गौतम साहब, हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट में जो चेयरमैन बने अनिल जैन जी, तो ये सब लोग पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। ये पहले कांग्रेस की भी खामियों को उजागर करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने इस तरह के जो सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति हैं, जो सामाजिक आंदोलन के लिए लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो जब इन लोगों को पूरा भरोसा हो गया कि हाँ भाई कांग्रेस अब सामाजिक न्याय की बात ना सिर्फ कर रही है बल्कि जो शोषित वंचित समाज है उसको सामाजिक न्याय दे भी रही है। नहीं तो ये बताइए, क्या बीजेपी में प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस है कि वो खुल के पिछड़ों के लिए बात कर पाएँ? क्या प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस है? अरे भाई अपना गुजरात देख लो। मैं आप प्रधानमंत्री के जो गृह राज्य जहाँ पे वो 30 साल से ज़्यादा उनकी सरकार चल रही है, गुजरात की एक खबर इस समय मीडिया में खूब हाईलाइट हो रही है कि अब वहाँ पर एक ज़िले में दलित नॉर्मल जो नाई की दुकान है वहाँ बाल कटवा सकते हैं। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश को आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो गए, देश में संविधान लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन गुजरात जिसे प्रधानमंत्री विकसित राज्य बताते हैं, ये कहते हैं गुजरात में विकास की गंगा बह रही है, गुजरात में सामाजिक समरसता है, गुजरात में जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पे भेदभाव नहीं है, वहाँ अब भी गांव में दलित व्यक्ति नॉर्मल नाई की दुकान पे बाल नहीं कटवा सकता, दलित व्यक्ति घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के राज्यों में दलित व्यक्ति मूंछ नहीं रख सकता, प्रधानमंत्री के राज्य में दलित व्यक्ति नॉर्मल जो मटका है पानी से उससे पानी नहीं पी सकता, दलित व्यक्ति खाट पे नहीं बैठ सकता। दलित व्यक्ति के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार ये प्रधानमंत्री के राज्यों में ही संभव है जहाँ पे बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो सामाजिक विषमता है, ये जो सामाजिक ताना बाना बीजेपी ने बिखेर रखा है, इस ताने बाने को बनाने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बराबरी पे लाने के लिए जो देश का दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसको बराबरी पे लाने के लिए इस समय हमारी पार्टी न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की अगुवाई में पूरी तरीके से तत्पर है। नहीं, सवाल यही है, चाहे राजनेता गौतम हो, चाहे रतनलाल हो या रविकांत जी होता, क्या इन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया? नहीं, कोई अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहा है। मैंने अपनी विचारधारा। तो क्या आप विरोध करेंगे वो कांग्रेस का वर्गीकरण को लेकर? देखिए ऐसा है, कांग्रेस में कोई भी नीति मोनोपोली से नहीं लगती। जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी में मिस कॉल के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, वहाँ पर अध्यक्षों का चुनाव नहीं होता, और वाइस प्रेसिडेंट का भी जो अभी नॉमिनेशन हुआ वो किसी सहमति से नहीं हुआ। लेकिन हमारी पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र में फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को आज़ादी है। रतनलाल जी अपनी बात यहाँ खुल के कह सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, पब्लिक डोमेन में कह सकते हैं।
राजेंद्र पाल गौतम जी अपनी बात को खुल के कह सकते हैं, मैं अपनी बात को खुल के कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं अपनी बात को खुल के बोलता हूँ। और पार्टी ने आज़ादी दी है, हमारे जो आला कमान है, पार्टी लाइन आगे नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल आगे आएगी और उस पर बात होगी। जहाँ जहाँ भी खामियाँ हैं, देखिए जो परिवर्तन है वो एक सतत नियम है। परिवर्तन लगातार होगा तभी समाज का भी भला हो सकता है और तभी राजनीतिक दलों का भी भला हो जो सकता है। आपके नेता हैं, जो पूर्वज हैं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ बुरा किया, धोखा किया है, तो हम लोग की जाए तो विरोध कर रहे हैं इन लोगों का। देखिए, देश में लोकतंत्र है और देश में कई तरह की विचारधारा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, बहुजनवादी विचारधारा है, कुछ पूंजीवादी विचारधारा है, कुछ लोग गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, कुछ लोग लेफ्टिस्ट विचारधारा को मानते हैं। तो हम सभी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं और कांग्रेस के अंदर ही हर विचारधारा के लिए बराबर जगह है। लेकिन किसी भी विचारधारा को हम लोग अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर अम्बेडकर वाली विचारधारा के लोग अगर हमसे असहमत हैं तो खुले मंच पर आइए और हमसे अम्बेडकर की विचारधारा वाले और गांधी की विचारधारा वाले तो एक हो ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं एक हो सकते? अब भैया, अम्बेडकर और गांधी का तो टकराव रहा है, नहीं, कभी टकराव नहीं रहा। और टकराव अगर रहा है तो वो टकराव वैचारिक रहा है, मनभेद कभी नहीं रहा। क्या फिर इन्होंने बेचारों से समझौता कर लिया? देखिए, मनभेद कभी नहीं रहा, मतभेद रहा है। और मैं कह रहा हूँ राजनीति में मतभेद होना बहुत ज़रूरी है। मतभेद नेहरू जी और राम मनोहर लोहिया जी के बीच में भी थे, लेकिन उनके बीच में कभी मनभेद नहीं रहा। आपको याद होगा राम मनोहर लोहिया जी नेता विपक्ष हुआ करते थे और एक बड़ा अच्छा पुराना किस्सा है कि नेहरू जी से उनकी हमेशा जिरह होती थी संसद में। और एक दिन राम मनोहर लोहिया जब नहीं पहुँचे तो नेहरू जी ने पता करवाया, वो बीमार थे और नेहरू जी उनसे मिलने गए। अंबेडकर जी से चाहे कितने भी विरोध रहे हो, लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, जबकि बाबा साहब की अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी थी। तो ये सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना होकर पार्टी से और आगे है, बहुत आगे है। क्योंकि कांग्रेस ने देश के इतिहास के लिए बहुत कुछ किया है, देश की आज़ादी में बहुत कुछ किया है। क्या पृथक चुनाव के लिए भी लड़ेगी अब कांग्रेस? देखिए, अब इसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। गांधी जी ने तो विरोध किया ना। देखिए, अब वो कांग्रेस में समय समय पे बहुत सारे बदलाव होते रहे और कांग्रेस कई बार उन बदलावों के दौर से गुजरी है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी बात चल रही वो सामाजिक न्याय की बात चल रही है। फ़िलहाल जो बात चल रही वो हिस्सेदारी की बात चल रही है। तो हिस्सेदारी की जो बात अभी चल रही है, जो मुहिम अभी हिस्सेदारी की चल रही है, तो उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और उस मुहिम को मजबूत बनाने के लिए जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हैं, जो सोशली एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब लोगों को हमारी पार्टी जोड़ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक समावेशी राजनीति का एक फार्मूला तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आदिवासी हैं, जो देश की बेहतरी में पार्टी का सहयोग कर सकते हैं, तो उन लोगों को जोड़ने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। तमाम पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां देखने को मिलता है, SC सेल, OBC सेल, माइनॉरिटी सेल, लेकिन अपर कास्ट सेल इनमें नज़र नहीं आता। आखिर क्यों? क्योंकि अपर कास्टों की तो ये पार्टी रही है। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनमें शुरू से ही अपर कास्ट के लोग रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा सत्ता के नज़दीक रहे हैं। आप समझिए ना, हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया, हम लोगों को चुनाव लड़ने से दूर रखा गया, हम लोगों को जमींदारी से दूर रखा गया। हमारे साथ क्या हुआ? अब वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो गया, आप हाथ में माइक पकड़े हो और मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये देश के संविधान की बदौलत। भेदभाव है ना इन पार्टियों का। तो ये भेदभाव रहा है, लेकिन अब ये तो देखिए कि इस संविधान की ताकत से धीरे धीरे भेदभाव दूर हो रहा है। और ये जो जमींदारी प्रथा की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये जमींदारी प्रथा, हमें कांग्रेस की खूबियां भी देखनी चाहिए। निश्चित तौर पे 50 खामियां रही हों, लेकिन एक खूबी ये भी रही है कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी प्रथा ख़त्म करी। इसका हालांकि उन्हें बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी जी ने जमींदारों की जमींदारी ख़त्म करके गरीब आदमियों को ज़मीन देने का काम किया। जो तमाम निजी संस्थाएँ थीं, निजी
बैंक थे, निजी जो अलग कंपनीज थी, उनका राष्ट्रीयकरण करने का कांग्रेस ने काम किया। तो इन तमाम चीज़ों को देश की जनता को भी समझने की ज़रूरत तो है। क्या रतनलाल जी का सही फैसला है कांग्रेस? बिल्कुल सही फैसला है, बड़े भाई हैं हमारे, हम उनका खुले हाथ से स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि रतनलाल जी जैसे जो मुखर लोग हैं वो हमारी पार्टी में आए, जिससे कि ये बहुजन मूवमेंट है, इस मूवमेंट को और मजबूती मिले। क्योंकि बाहर रह के आप जो काम कर सकते हैं उससे बेहतर आप उनके आने से कुछ कांग्रेसियों को भी तो दिक्कत हो रही है अंदर। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो पार्टी की बेहतरी चाहता होगा, जो देश की बेहतरी चाहता होगा, उसे तो दिक्कत नहीं होगी। और डायरेक्ट एक्सेस है इनका राहुल गांधी से। तो अच्छी बात है ना, एक दलित का बच्चा डायरेक्ट राहुल जी से मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक बहुजन का बच्चा, साधारण परिवार का बच्चा डायरेक्ट राहुल जी से मिल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। आप सोच के देखिए, हमारा नेता कितना सरल सहज है। क्या दिलीप मंडल जी डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से मिल पा रहे हैं? दिलीप मंडल जी जो पाला बदल के सामाजिक न्याय को ताक पे रख के बीजेपी में शामिल हो गए, वहाँ उनको अभी यहाँ लुटियंस में बड़ा दफ्तर मिला हुआ है, और अब जब हम लोगों से मिलते हैं तो नजरें बचा के निकल जाते हैं। क्या उनका एक्सेस है प्रधानमंत्री से? तो विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा से समझौता ना करते हुए, विचारधारा पे अडिग रहते हुए आप कांग्रेस पार्टी में आइए और हमारे नेता आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। और विरोध तो सब जगह है और विरोध होता है, लेकिन वो विरोध आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा जब पार्टी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि वे रतनलाल जी पैरासूट से आ गए, डायरेक्ट आ गए, अरे डायरेक्ट राहुल जी से मिलेंगे। तो बहुत से जो नेता हैं, जो संघीय नेता हैं कांग्रेस में, उन्हें दिक्कत नहीं होगी? वो धीरे धीरे वो छट रहे हैं। आप देखिए ना, उनकी छटनी हो रही है धीरे धीरे, वो लोग दूर हो रहे हैं। और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो धीरे धीरे पार्टी में पकड़ बना रहे हैं। बीजेपी ने सिर्फ सामाजिक न्याय की बात को कहा है, सामाजिक न्याय के नाम पर उन्होंने कोई काम किया नहीं। अगर हम दलित पिछड़ों की सीटों की बात करें, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, कहीं भी उन्होंने भागीदारी नहीं दी है। इस बात को तमाम विपक्षी पार्टियां समय समय पे कहती भी रही हैं। जितने सचिव अभी हैं प्रधानमंत्री के अंडर में, उनमें से कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं? क्या वहाँ पे वो सामाजिक न्याय जनसंख्या के अनुपात में हो पा रहा है? तो अब इस समय पिछले 3-4 साल से बात करी जाए, ख़ास तौर से राहुल गांधी जी की, तो वो खुल के सामाजिक न्याय की बात को कर रहे हैं। 11 साल से तो है बीजेपी की सरकार, पहले तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया सचिव या हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में आरक्षण कौन लेके आया? कांग्रेस। अगर हम बात करें एजुकेशन में आरक्षण की, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में कब इम्प्लीमेंट हो पाया? जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ये एक जो नैरेशन बीजेपी आरएसएस ने फैला रखा है कि कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, वो साफ तौर पे झूठा है और खोखला है। अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों की, तो आप 2014 से 24 के बीच के आंकड़े उठा लो और 2004 से 14 के बीच के आंकड़े उठा लो, और आपको तस्वीर दूध का दूध और पानी के पानी की तरह बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस ने हमेशा दलित पिछड़ों के लिए जो आरक्षित सीटें रही हैं, चाहे वो किसी भी नौकरी में रही हो, चाहे वो ग्रेड 4 की नौकरी हो, ग्रेड 3 की हो, ग्रेड 2 की हो, उसको बराबर वो समानुपात में भरने का काम करते रहे। और अभी मुझे एक आंकड़ा दिखा है, एक आंकड़ा है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स का, वो आंकड़ा ये कह रहा है कि इस समय लगभग 90,000 केंद्र सरकार की नौकरियां हैं जिसमें ओबीसी के पद खाली है। 90,000 सिर्फ। और ये 90,000 कौन सी है? ग्रेड 2 की नौकरी। क्या सर अब सामाजिक न्याय कांग्रेस करेगी? देखिए, सामाजिक न्याय कांग्रेस करेगी भी, और कांग्रेस सामाजिक न्याय दिलवाएगी भी। कैसे? क्योंकि तेलंगाना में जो अभी हमने जातिगत जनगणना करवाई, उसके हिसाब से हमने 42% आरक्षण ओबीसी को दिया है। वहाँ पे जो आबादी ओबीसी की 42% रही, या शोषित वंचित समाज की जिस अनुपात में वहाँ आबादी रही, और उसी अनुपात में वहाँ उनको हिस्सेदारी दी जा रही है। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि भाई चूँकि मैं चलो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या नेता हूँ तो मैं अपनी पार्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन